हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था भाई जो आपकी एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो केंजियन थ्योरी दी गई थी वो क्या थी, उसका मीनिंग क्या था। उनके केंज के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो आपकी जो पूंजीवादी जो कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, उनके अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वो एक जनरल सिचुएशन नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है। तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो मेन जो मुख्य समस्या है वो उसने बताई थी, वह किसके कारण जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वो लोगों की जो इफ़ेक्टिव डिमांड होती है उसमें कमी आने के कारण जो है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो आपके विकसित जो कंट्री होते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर क्या जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। तो वो इफ़ेक्टिव डिमांड में हमने देखा था जो आपकी इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है। इफ़ेक्टिव डिमांड तो वो एग्रीगेटेड जो मांग होती है, समग्र मांग का वह लेवल था जहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई बराबर हो जाती है। आगे हम देखते हैं जो आपका उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। आय एवं रोजगार के संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भाई जो आय और रोजगार के संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। सबसे पहले यही यही बातें हैं इसके अंदर भी भाई जो आपका परफेक्ट कंपटीशन की अगर अवस्था में रोजगार का निर्धारण समग्र मांग के उस स्तर पर होता है जिस पर वह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। यानी कि जो आपके हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपकी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। यानी कि एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी वहीं पर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा, निर्धारण होगा। संतुलन, तो इस स्तर को संतुलन का स्तर अथवा इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड बराबर होगी वही उसी लेवल को हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं या इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। केंज के अकॉर्डिंग रोजगार का स्तर वहाँ पर तय होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वहाँ पर डिटरमाइन होता है, तय होता है, जहाँ पर आपकी जो समग्र मांग फलन है और समग्र पूर्ति फलन है एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि जो आपके एग्रीगेटेड जो डिमांड करो है और एग्रीगेटेड जो डिमांड सप्लाई करो है, एग्रीगेटेड जो सप्लाई करो है, वे दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा, निर्धारण होता है। तो इसमें हम देखते हैं जो आपका शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी समग्र पूर्ति है, एग्रीगेटेड जो डिमांड सप्लाई होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो समग्र मांग में परिवर्तन करके यानी कि जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड है उसमें चेंज करके आपकी इफेक्टिव डिमांड तथा रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है उपभोग और इन्वेस्टमेंट पर क्या करती है, वो निर्भर करती है, यानी कि उपभोग और निवेश पर निर्भर करती है। उपभोग राष्ट्रीय आय तथा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जो आपका कंजम्पशन है वो किस पर, नेशनल इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर क्या करता है, निर्भर करता है। उपभोग प्रवृत्ति कई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तत्वों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो अल्पकाल में हम देखते हैं जो आपकी उपभोग जो प्रवृत्ति होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए अल्पकाल में उपभोग की मात्रा को, जो कंजप्शन की जो क्वांटिटी उसको बढ़ाना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से कुल मांग का जो दूसरा निर्धारक तत्व है इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। निवेश ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर क्या करता है, निर्भर करता है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो ब्याज की दर, मुद्रा की मांग, अगर ब्याज की दर देखते हैं तो मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा की मांग लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए की जाती है। तरलता अधिमान से अभिप्राय संपत्ति को मुद्रा या नगद के रूप में रखना होता है। लोग अपनी संपत्ति को नकदी के रूप में 3 उद्देश्यों के लिए रखते हैं। एक तो होता है आपका लेन देन उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य तथा सावधानी उद्देश्य आय पर निर्भर करते हैं, जबकि सट्टा उद्देश्य ब्याज की दर पर निर्भर करता है। लोग ब्याज की ऊंची दर पर अधिक ऋण देने को तैयार होंगे तथा नीची दर पर कम ऋण देने को तैयार होंगे। पूंजी की सीमांत उत्पादकता वास्तव में लाभ की दर को व्यक्त करती है। यह भी 2 तत्वों पर निर्भर करती है, पूर्ति की कीमत और उसकी जो प्रोस्पेक्टिव जो यील्ड होती है, अनुमानित आय होती है। एक निवेशकर्ता निवेश करते समय ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता की क्या करता है, वो तुलना करता है। कोई भी जो आपका इन्वेस्टर होता है निवेश करते समय वो क्या करता है, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, दोनों की वो क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है दोनों की। जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता MEC ब्याज की दर से कम है तो निवेश नहीं किया जाएगा। यानी कि जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्याज की दर से कम है तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ब्याज
ऋण देने से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अल्पकाल में ब्याज की दर को कम करके निवेश में वृद्धि की जा सकती है। यदि निजी क्षेत्र निवेश कम करता है तो सरकार स्वयं निवेश करके निवेश की मात्रा को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार से केंज के सामान्य सिद्धांत के अनुसार यदि देश में बेरोजगारी हो तो इसे दूर करने के लिए इफेक्टिव डिमांड को क्या है, इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए उपभोग समग्र मांग में क्या की जानी चाहिए, वृद्धि। एग्रीगेटेड जो डिमांड होती है उसको इंक्रीज करना चाहिए। एग्रीगेटेड डिमांड में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ता निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। इनके जो कंजम्पशन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा, तभी लोगों की क्या है, जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो इंक्रीज होगी। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं जो आपका कंजम्पशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके ही हम एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो इसके फलस्वरूप रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। केन्स का यह विचार था कि निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण, ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण आय और रोजगार में कई गुना अधिक वृद्धि होगी। ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग अर्थात निवेश को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम जो आपका वह किस प्रकार से डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से होता है, ये हम एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट लाख रुपीज़ में है आपकी, ये आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई है, करोड़ रुपीज़ में है ये आपकी एग्रीगेटेड डिमांड है, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब आपका एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो एग्रीगेटेड जो सप्लाई है वो भी क्या है, जीरो है। लेकिन लोगों को अब देखते हैं जो आपका एग्रीगेटेड जो डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है वो क्या है, 60 है। क्योंकि अगर आप जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा या सप्लाई नहीं होगी तब भी लोगों की जो डिमांड है वो ज़रूर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर लोगों की डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हम देखते हैं जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होकर 0 से 10 हो जाता है तो जो एग्रीगेटेड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, 60 हो जाती है। एग्रीगेटेड डिमांड 100 हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। उसके बाद जब 20 हो जाता है तो ये 90 हो जाती है, ये 120 हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद 30 हो जाता है एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो आपकी ये 120 हो जाती है, ये 140 हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है इंक्रीज हो रहा है। जब ये आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो मात्रा है वो 40 बढ़ जाती है तो ये 150 हो जाती है, 160 हो जाती है एग्रीगेटेड सप्लाई, और ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इस लेवल पर हम देखते हैं जो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई और जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी कि इस जो आपका अगर हम देखते हैं वह रोज़गार की जो 50 जो लाख है, लाख संख्या पर जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई के बराबर है, यानी कि ये भी आपकी 180 है, ये भी आपकी 180 है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर क्या जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलिब्रियम है। और यहीं पर आपका जो इक्विलिब्रियम का जो डिटर्मिनेशन हो जाता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो उसके बाद हम देखते हैं अगर फिर भी हम देखते हैं भाई जब हम फिर एम्प्लॉयमेंट की मात्रा क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट जो आपकी एग्रीगेटेड जो सप्लाई है वो आपकी 210 हो जाती है, और ये आपकी क्या हो जाती है, 190 हो जाती है। और ये आपका एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले तो 20 की रेट से बढ़ रहा था, लेकिन अब यह क्या है, इसमें 10 ही इंक्रीज हुआ है। एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो क्या हुई है, 10 ही इंक्रीज हुई है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट में चेंज है या ट्रेंड है वो क्या हुआ, कम हुआ। उसके बाद जब 70 हो जाती है तो ये 210 है, ये सेम रहती है एग्रीगेटेड सप्लाई, और जो आपका ये है 200 हो जाता है, और ये भी आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने टेबल के अकॉर्डिंग ये देखा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो हमने देखा बताया था भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड बराबर होगी वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ओ एक्सिस पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, और ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, यानी कि अनुमानित जो भी आपकी प्राप्तियाँ हो सकती हैं उसको लेते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, ये आपका जो ए एस जो करो है ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई करो है। क्योंकि हम देखते हैं भाई जो आपका एक लेवल के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद जो जब आप लेबर की मात्रा बढ़ाओगे तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या रह जाती है, सेम रहती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 210 110, इनके फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ जाता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब भी आप एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार की मात्रा बढ़ाओगे तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो अब हम देखते हैं भाई तो ये आपका एग्रीगेटेड डिमांड करो है, ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई करो है।
तो हम देखते हैं भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड जहाँ पर बराबर होगी, ई पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि यहाँ पर 50 जो एम्प्लॉयमेंट की जो यूनिट है वो आपकी 50 लाख है, और यहाँ पर जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई जहाँ पर बराबर होगी, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इफेक्टिव डिमांड यहाँ पर है। तो यहाँ इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहाँ पर आपकी सप्लाई एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई होती है, तो यहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। तो ई पॉइंट से ज्ञात होता है कि अगर हम 50 लाख जो क्वांटिटी है वो लेबर की लगाते हैं, तो वहाँ पर जो आगे एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, तो ई पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम है। यदि इस प्रकार से हम देखते हैं पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट की जो क्वांटिटी वो कम कर दें, 50 से 40 कर देते हैं, तो जैसा बी पॉइंट से ज्ञात होता है भाई आपकी जो एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, 160 हो जाती है, और सप्लाई क्या है 150 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपकी डिमांड क्या ज़्यादा है, सप्लाई यहाँ पर कम है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो भी आपके फर्म है या जो भी आपके जो उत्पादक है वो क्या करेंगे, अपने उत्पादन को इंक्रीज करेंगे और फिर से इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं जो आपकी मान लेते हैं बढ़ा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो क्वांटिटी है वो 50 से 60 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एग्रीगेटेड डिमांड है वो क्या है कम है, और एग्रीगेटेड सप्लाई आपकी क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आपके उत्पादक प्रोड्यूसर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं भाई जो ये लेवल है, इस लेवल के बाद ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है आपका डी पॉइंट पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इनके सी से ज्ञात होता है कि जब हम सी से देखेंगे तो सी पर देखते हैं जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड है वो तो कितनी है 190 है, और एग्रीगेटेड जो सप्लाई है वो आपकी 210 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी डिमांड है वो क्या है कम है, और आपकी सप्लाई क्या है ज़्यादा है। तो बी पॉइंट से ज्ञात होता है कि जो आपकी समग्र पूर्ति समग्र मांग से क्या है कम, समग्र पूर्ति समग्र मांग से यहाँ पर क्या होगी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होने से जो मांग कम है तो उनको हानि का लॉस उठाना पड़ेगा, तो वो अपना उत्पादन नहीं करेंगे, तो दोबारा से जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका इसी पॉइंट पर आ जाएगा, 50 लाख पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो आपके केंजियन थ्योरी के अंदर जो आपका इक्विलिब्रियम होता है इनकम के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं भाई अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से अचीवमेंट किया जा सकता है। जो भी हमने आपका जो ऊपर जो एनालिसिस किया है उसमें देखा भाई जो आपकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति में भी संतुलन की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तब भी इक्विलिब्रियम जो आपकी है संतुलन की स्थिति है वो प्राप्त की जा सकती है। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पर था, हम देखते हैं भाई 60 पर फुल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन इक्विलिब्रियम आपका इससे पहले ही आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ई पॉइंट पर हो जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर जो केंज है वो कहते हैं कि भाई जो आपकी इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है वो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति से पहले भी प्राप्त की जा सकती है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली बेरोजगारी को दूर करके फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त करने के लिए एग्रीगेटेड डिमांड में वृद्धि की जानी आवश्यक है। केंज के अनुसार अल्पकाल में समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि अल्पकाल में उपभोग व्यय क्या रहता है स्थिर रहता है। निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप समग्र मांग में क्या होगी वृद्धि होगी, और समग्र मांग में वृद्धि होने से जो आपका एग्रीगेट जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, या नया मांग वक्र पूर्ति वक्र को पूर्ण रोजगार के स्तर पर काटेगा। इसमें हम देखते हैं डायग्राम में, जैसे ये आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ओ एक्सिस पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, और ओ वाई पर हम लेते हैं एक्सपेंडिचर या कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई जो आपकी ये आपका जो ए एस है ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई करो है, और ये आपका ए डी है ये एग्रीगेटेड डिमांड करो है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेटेड जो सप्लाई है एग्रीगेटेड डिमांड के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर ई पॉइंट पर है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ओ वाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है वो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, तो जो आपका एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो लोगों की बढ़कर यहाँ पर एफ पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो OY1 है। लेकिन इसके बाद भी हम आगे हम देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद
जो सप्लाई है वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी। तो उसके बाद भी अगर लोगों की डिमांड मान लेते हैं बढ़ जाती है, इफेक्टिव डिमांड वो जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो जो पी पॉइंट होगा ये आपका ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। कि पी पॉइंट पर क्या होगा, अति जो पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। इस एफ पॉइंट पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर देखते हैं, जब भी जैसे इस पॉइंट पर हम देखते हैं एग्रीगेटेड डिमांड अगर लोगों की बढ़ जाती है तो न तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और न ही आपकी क्या है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, और न ही जो आपकी जो इनकम है वो बढ़ती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी तीनों स्टेज हैं। यहाँ पर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, किस प्रकार से जो आपकी इनकम और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है, आय या उत्पाद का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम देखते हैं जो आपकी इनकम होती है केन्स के अकॉर्डिंग, वो किसका फंक्शन है, वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन का क्या आती है, जोड़ होती है। केन्स के अनुसार आय या उत्पाद रोजगार के स्तर पर क्या करता है, निर्भर करता है। एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। आय या उत्पाद का निर्धारण हम कह सकते हैं जो इनकम होती है वो उसमें क्या शामिल होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है। कंजम्पशन किसके बराबर होता है आपका C0 आपका क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, स्वचालित उपभोग है। और BY के प्लस BY होता है। BY यहाँ पर क्या है आपका, B यहाँ पर आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और Y आपकी क्या है, इनकम है। I किसके बराबर होती है आपकी, I बार के बराबर होती है। इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, जो आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्वचालित निवेश के बराबर होती है। तो बी को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो जब हम देखते हैं आपकी इनकम, इसको आगे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं बस आपकी इनकम जीरो है, तो आपका जो स्वचालित जो कंजम्पशन है यानी कि ऑटोमेटिक जो कंजम्पशन है वो क्या है, 25 करोड़ है। और जो आपकी बी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो आपकी 0.75 है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट बार है वो आपका कितना है, 75 करोड़ रुपये है। तो जैसे जैसे हम आगे इसको अगर देखेंगे, तो अगर हम फर्स्ट पीरियड के अंदर इसको देखते हैं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हम देखते हैं बस जैसे अगर आपकी इनकम मान लेते हैं, हम इनकम को अगर इसको डिनोट करते हैं, आपकी बुक में दे रखा है जैसे 25, ये जो आपका C0 है कंजम्पशन फंक्शन है, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर जो आपकी y किसके बराबर होती है, y आपकी C0 प्लस BY प्लस आपका आई बार आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसको देखते हैं भाई, आपकी जब y अगर निकालेंगे हम तो C0 आपकी 25 है, इंटू जो आपकी BY है, BY 0.5 है, B आपकी 0.5 है, और y आपकी इनकम यहाँ पर आपकी 0 है, और इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 75 करोड़ रुपये का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भी इस फॉर्मूले से आपकी जो y निकल के आएगी वो आपकी 100 निकल के आएगी। अगर नेक्स्ट आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपकी 157 निकल के आएगी। तो इस प्रकार से आपकी चलती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा अभी जहाँ पर जैसे जैसे ही आपकी स्टेजेज होती है गुजरती जाएगी, तो जब आपकी आय 400 करोड़ हो जाएगी तो समग्र मांग भी क्या हो जाएगी, 400 करोड़ हो जाएगी। इनके दोनों जब आपकी इनकम और जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड जहाँ पर बराबर हो जाएगी, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आपकी क्या होगी, 75 करोड़ होगी। जो आपकी जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट की सेविंग किसके बराबर होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। तो ये आपकी बुक में दे रखी है, इसमें हम देखते हैं जो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई बराबर होगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका 75 है। तो इक्विलिब्रियम इनकम लेवल आपका कितना है, 400 है। तो आपकी बुक में ये टेबल दे रखी है, इसमें दे रखा है जैसे आपकी इनकम 0 है तो उपभोग आपका कंजम्पशन आपका 25 है, तो सेविंग कितनी है, -25 है, क्योंकि आपका कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपकी इनकम है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है, 75 का किया जाता है। तो एग्रीगेटेड डिमांड आपकी कितनी होगी, 75 प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, 100 हो जाती है, तो आपका कंजम्पशन भी 100 है, आपकी सेविंग 0 है, और आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है,
75 ही रहता है। एग्रीगेटेड डिमांड आपकी क्या बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी आपका कंजम्पशन भी क्या है बढ़ता चला जाएगा, और जो आपकी सेविंग है वो भी क्या है बढ़ती चली जाएगी। तो एक टाइम पर हम देखते हैं जब आपकी इनकम 400 हो जाती है तो आपकी एग्रीगेटेड डिमांड भी क्या है 400 हो जाती है, और आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो जब आपकी इनकम 400 है और आपकी एग्रीगेटेड डिमांड भी 400 है, तो यहाँ इसी लेवल पर हम देखते हैं भाई जो आपकी सेविंग है वो भी 75 और आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी 75 है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से आपकी टेबल के अंदर ये है। आगे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम है। इसमें हम लेते हैं ओ एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम, और ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं आपकी कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो आपका आई है ये आपका इन्वेस्टमेंट करो है जो कांस्टेंट है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर 57 जो करोड़ का वो क्या किया जाता है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो आपका एएस है ये आपका एग्रीगेटेड सप्लाई करो है, ठीक है। जो आपका सीसी है ये आपका कंजम्पशन करो है, और जो आपका एसएस है वो आपका सेविंग करो है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग ही है। जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर में जब आपकी इनकम 0 है तो आपकी सेविंग क्या है माइनस में है। तो जिस प्रकार से जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो एक टाइम पर आपकी इनकम जो सेविंग है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर आपकी सेविंग 0 हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपकी सेविंग क्या है बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है आपकी सेविंग भी क्या है बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम तो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी जो इस पॉइंट पर आपका जो कंजम्पशन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है और जो आपकी सेविंग है वो दोनों बराबर हैं, और आपकी एग्रीगेटेड जो डिमांड है वो आपकी एग्रीगेटेड सप्लाई के इस पॉइंट पर जो आपका कंजम्पशन है वो आपका इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ठीक है। और जो आपकी सप्लाई है वो भी आपकी किसके बराबर है इन्वेस्टमेंट के, यानी कि सप्लाई यहाँ पर क्या 0 है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो ये आपका एडी है ये आपका एग्रीगेटेड डिमांड करो है। तो इस पॉइंट पर आपका क्या है ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई क्या है यहाँ पर बराबर है। तो इस पॉइंट पर जैसे हम देखते हैं भाई जो आपके ये तो ऐसा जो आपकी सेविंग बचत रेखा है जो मील बिंदु नीचे से प्रारंभ होती है, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी जो सेविंग है वो क्या है नेगेटिव है। इसके बाद ये ऊपर की ओर उठती चली जाती है, और एफ पॉइंट पर हम देखते हैं भाई एफ पॉइंट पर यह निवेश के बराबर हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पर एफ पॉइंट पर यहाँ तो यहाँ 0 है, और एफ पॉइंट पर जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। इसलिए एफ जो पॉइंट है आपका जो एफ पॉइंट है यहाँ पर आपकी जो सेविंग वो किसके बराबर आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। सी आपका कंजम्पशन करो है ओ बिंदु से क्या है ऊपर है, यानी इससे क्या है प्रारंभ होता है कि जब आपकी इनकम 0 है तब भी आपका कंजम्पशन किया जा रहा है। आई आपका इन्वेस्टमेंट करो है, यह एक्स एक्सिस के समांतर है, तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका क्या है कांस्टेंट है। एग्रीगेटेड आपका डिमांड जो आपका सप्लाई करो है, यानी एग्रीगेटेड ये आपका डिमांड करो है, यह उपभोक्ता निवेश को जोड़कर इनके दोनों को यानी कि कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को जोड़कर जो आपका एग्रीगेटेड डिमांड करो क्या है बनाया गया, जो आय के विभिन्न स्तर को क्या करता है प्रकट करता है। ई पॉइंट पर एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं, तो यह यहाँ पर ई पॉइंट पर क्या है इक्विलिब्रियम है। तो ई बिंदु पर जो संतुलित आय क्या होगी निर्धारित होगी, यानी कि जो ई पॉइंट पर जो आपकी इनकम होगी वो क्या होगी डिटरमाइन होगी। तो संतुलन की स्थिति में यहाँ पर देखते हैं भाई इस लेवल पर आपकी एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई क्या है बराबर है, और इसी पॉइंट पर आपकी क्या है इसी पॉइंट पर जो आपका सेविंग है वो किसके बराबर है इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका ओ क्यू है आपका इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का जो है इक्विलिब्रियम लेवल है। यहाँ पर आपकी एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई के बराबर है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। आगे इसमें आपका मॉडल दे रखे भाई जो आपका केंजियन मॉडल क्या कहता है। तो ये आपने करने की ज़रूरत नहीं, बाकी पढ़ लेना। ये हम बार बार यही बातें वही बातें हैं। जैसे आपका इनकम फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी क्या है एम्प्लॉयमेंट सप्लाई है, इनके जो रोज़गार पूर्ति है वो किसका फंक्शन है वो वेज का फंक्शन है। तो आपकी फिर ये है एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेटेड जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो किसका फंक्शन है वो वेज रेट का और प्राइस जो लेवल होता है उसका फंक्शन होता है। डिमांड ऑफ लेबर किसका फंक्शन आपकी वेज रेट का और प्राइस लेवल का फंक्शन होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा जहाँ पर आपकी एन एस सप्लाई ऑफ लेबर और
जो आपकी डिमांड ऑफ लेबर बराबर होगी वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो एम एस बराबर है एम डी, यानी कि इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पर भी आगे भी हो सकता है भाई, जहाँ पर आपकी एम एस का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग, यानी कि एम एस का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी और एम डी का मतलब है डिमांड ऑफ मनी। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए वहाँ पर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और ये आपकी वही कंडीशन है जो आपकी एम डी है वो क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका जो इसमें कंडीशन और क्या थी, वो थी आपकी सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, और सेविंग किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। तो बचत, सेविंग और आपकी आय का जो जब आपकी बचत होती है, इनकम का क्या है, एक डायरेक्ट फलन होती है, प्रत्यक्ष फलन है, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ केंजियन थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसकी जो केंजियन थ्योरी हमने पढ़ी है उसकी क्या क्या आलोचनाएं है या क्या क्या उसकी क्रिटिसिज्म है। तो ये आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, लेक्चर ज़्यादा। तो इसमें हम देखते हैं वह संतुलन की असंगत विचारधारा है, इनके जो केंज के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी दी गई है, वो इक्विलिब्रियम की क्या है, एक प्रकार से असंगत जो है आपकी विचारधारा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी। केंज के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन केवल पूर्ण रोजगार के स्तर में ही नहीं बल्कि पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी हो सकता है। बहुत से इकोनॉमिस्ट ने केंज की इस धारणा की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार संतुलन की अवस्था उस समय हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट तथा साधनों का जो पूर्ण रूप से उपयोगीकरण हो, यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो संतुलन की असंगत विचारधारा, उसके बाद केंजियन का अर्थशास्त्र मुख्य अगत्यात्मक है, इनके जो केंजियन इकोनॉमी इज मेनली स्टेटिक है। नेक्स्ट इसकी जो अजम्पशन है वो आपकी है, ये केवल आपका लॉन्ग रन के पीरियड के अंदर लागू होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लागू होता है। केंज का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी कि केंज के अकॉर्डिंग केंज ने बताया हुआ जो आपकी जर्नल थ्योरी एक प्रकार से, लेकिन एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। एक प्रकार से जो डिप्रेशन आई थी उसी से रिलेटेड ये आपका क्या है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है। गुणक के अंदर जो मल्टीप्लायर है उसका इसके अंदर क्या है, लिमिटेड यूज किया गया है। जो आपका एसिलेटर था या त्वरक था उसका इसके अंदर कोई भी प्रयोग यूज नहीं किया गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लागत मुद्रास्फीति की अवहेलना की, यानी कि प्रोडक्शन के दौरान जो इकोनॉमी के अंदर जो लागत बढ़ती है तो उससे जो लागत मुद्रास्फीति आती है, इन्फ्लेशन आता है, उसको हम आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी भी इसने क्या किया है, इग्नोर किया, अवहेलना की है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है भाई द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने यही देखा हुआ किस क्या होती है ये, और आगे फिर हमने देखा हुआ किस प्रकार से उत्पादन का और इनकम का डिटर्मिनेशन होता है, या उसका मॉडल क्या था, या इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी, या इसकी अजम्पशंस क्या क्या थी।